हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज़ वीकली सेशन के अंदर। एंड आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम पिछले एक वीक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स थे, उनको हम आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आज का सेशन हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो बॉन्ड्स के ऊपर रहेगा एंड दूसरा हमारा इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो बिल है उसकी हम बात करेंगे। पहला जो आपका है ना टॉपिक, बॉन्ड का। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है बॉन्ड का टॉपिक समझने के अंदर। बहुत जगह हाथ पैर मारते हैं कि यार कोई बॉन्ड समझा दे, कोई बॉन्ड समझा दे, बॉन्ड यील्ड क्या है, कैसे कैसे कम होती है, कैसे ज़्यादा होती है। बट ट्रस्ट मी, आज के बाद आपको कहीं पर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको अच्छे से बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीटली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे जाके इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको वहां पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब पहली चीज़ कि सर ये बॉन्ड होता क्या है, मैं डिस्कस करूंगा क्यों है न्यूज़ में, थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से न्यूज़ में है। बट एनीवेज, ये बॉन्ड होता क्या है, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय बॉन्ड। देखो, बॉन्ड कुछ नहीं है, बॉन्ड हमारा एक फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है सर? फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट। हर एक वर्ड का यहां बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। आप लोग इक्विटी समझते हो? इक्विटी जैसे आप लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, मान लो मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, वो इक्विटी है। इक्विटी क्यों है? क्योंकि भाई अगर मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे ना, तो मैं भी रिलायंस का छोटा सा मालिक हो गया, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा हूं, बट हूं, क्योंकि मेरे पास उसके शेयर्स हैं, मेरे पास उसकी इक्विटी है। इक्विटी मतलब ओनरशिप। एक एक मेरी एक तरह से आप कह सकते हो कि दैट इज अ पार्ट ऑफ माई, मतलब वो ओनरशिप है मेरी। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं सर डेट की, डेट हम जानते हैं, डेट का मतलब होता है उधार। बिल्कुल, डेट का मतलब उधार होता है। तो दरअसल में ना, जब मैं बात करता हूं आपके बॉन्ड की, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सर ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब कहीं ना कहीं यहां पर हम उधार की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल डेट की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर उधार चाहिए किसको और कौन दे रहा है। देखो यहां पर ना, पता क्या होता है, मैं आपको समझा दूंगा, पर आप अंडरस्टैंड करना कि यहां पर जो डेट चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं इशूअर। क्या बोलते हैं? इशूअर। दरअसल में जिसको पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं बॉन्ड इशूअर। वो बॉन्ड इशू करेगा। अभी चिंता नहीं करना, पर ये कौन हो सकता है बॉन्ड इशूअर? देखो, हो सकता है कोई कॉरपोरेशन हो सकता है कोई कंपनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो रिलायंस को पैसा उधार लेना है, ठीक है, तो रिलायंस बॉन्ड इशूअर हो सकती है। या फिर मान लो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो सॉवरेन गवर्नमेंट है ना, हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार हो गया, उनको हो सकता है पैसा चाहिए हो। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, राज्य सरकारें, उनको हो सकता है पैसा चाहिए हो। तो पैसा रेस करने का एक तरीका उनके पास होता है कि वो बॉन्ड इशू करें, यानी कि उनको पैसा चाहिए। अब सरकार को हो सकता है कुछ स्कीम्स चलानी हो, कंपनी को हो सकता है अपने जो भी उनको काम करना है, कुछ अपने आप को एक्सपैंड करना है, वॉट, उसके लिए वो एक तरह का उधार ले सकते हैं। ये उधार की तरह ही होता है। तो उसके लिए उनको क्या करना होता है, बॉन्ड को इशू करना होता है। अब आपको पूछना, आपके दिमाग में आएगा, सिर्फ बॉन्ड इशू कर तो देते हैं, चलो मुझे पैसा चाहिए, मैंने बॉन्ड इशू तो कर दिया, पर इसको खरीदेगा कौन? भाई खरीदेंगे मेरे और आपके जैसे लोग, और कौन खरीदेगा? यानी कि सामने कौन होते हैं? सामने होते हैं लेंडर्स। लेंडर कौन होगा? सर मेरे और आपके जैसे लोग। मेरे और आपके जैसे लोग, जिनको हम, मेरे जैसे लोग होंगे तो उनको हम बोल देंगे रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। कई बार कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिनको हम नाम जानते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम से। समझे? तो अभी तक बात, पता, सिंपल सी बात ये हुई कि लेटर से एक कंपनी को या एक सरकार को कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, उसको उधार पे पैसा चाहिए। उस उधार के ऊपर पैसा लेने का एक तरीका क्या है कि वो एक बॉन्ड इशू करे। किसको इशू करेगी? मुझे। मैं कौन हूं, रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? मुझे ये बॉन्ड इशू करेगी, मैं इनको पैसा दे दूंगा, बदले में ये मुझे बॉन्ड दे देंगे। बात यहां तक समझ आई? ठीक है, मैंने इनको पैसा उधार पे दे दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मुझे क्या मिला? मैं आपको बताता हूं क्या मिला, अंडरस्टैंड करना। ये ना वर्किंग कुछ बॉन्ड की कुछ इस तरह से होती है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं आज आज का दिन है 0th ईयर। मान लो मैंने आज इनको 100 रुपया दिया। ये मैं अपने लिए बना रहा हूं, अपने लिए मतलब मेरी जेब से क्या गया। आज मान लो मैंने सरकार को या जिसने भी और बॉन्ड इशू किया था उसको 100 रुपए दे दिए। तो भाई एक्चुअल में क्या होता है, बॉन्ड कुछ इसे कागज का टुकड़ा होता है। ऐसे एक कागज है, इस पे लिखा हुआ है 100 रुपीज, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है मान लो 10% रेट, एंड इसमें लिखा हुआ है मान लो 3 इयर्स। मैं हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, चिंता मत करना, पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अब होगा पता क्या,
मान लेते हैं कि मैंने ये कागज का टुकड़ा खरीद लिया। किससे खरीदा? लेट अस से जो भी आपका इशुअर था, तो बॉन्ड इशुअर ने ये बॉन्ड इशू किया और मैंने ये खरीद लिया। कितने में खरीदा? मान लो 100 रुपए में खरीदा। तो मेरी जेब से आज क्या हो गया? मेरी जेब से आज 100 रुपया चला गया। 100 रुपया बाहर गया ना, इसलिए मैंने -100 लिखा। ठीक है, अब ये 100 के ऊपर ऊपर 10% लिखा ना, ये एक तरह का कूपन होता है। मैं अभी डिस्कस करूंगा कूपन क्या है। पर मान लो अब 1 साल के ऊपर पता क्या होगा? 1 साल के बाद क्या होगा? 100 रुपए के ऊपर 10%, यानी कि मुझे 10 रुपए मिलेंगे। अब मेरी जेब में आएंगे ना 10 रुपए, तो मैं लिख रहा हूं उसको +10। फिर दूसरे साल के एंड में क्या होगा? सिर्फ फिर से 100 रुपए के ऊपर 10% मिलेगा, तो यानी कि 10 रुपए फिर से मिल गए। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, सर तब भी तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे। पर आप नोटिस कर पा रहे हो, ये कागज कितने साल का था? 3 साल का। अब 3 साल कंप्लीट हो गए? हाँ जी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रिटर्न होगा। कितना मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा 100 रुपया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने 100 रुपया लगाया था। हाँ जी लगाया था। 100 रुपया आपको वापस मिल गया। हाँ जी मिल गया। फायदा क्या हुआ? अरे बीच में ये सब फायदे हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो आप अंडरस्टैंड करो, बॉन्ड इश्यूअर को क्या फायदा हुआ? बॉन्ड इश्यूअर कौन था? सरकार या आपकी प्राइवेट कंपनियां, जो भी इस तरह से थी, जो कंपनीज थी, उन्होंने बॉन्ड इशू किया। उनको 100 रुपए की जरूरत थी, उनको 100 रुपया मिल गया। हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ भी किया होगा, इन्वेस्ट किया, वट एवर दे डिड, अपने आप को एक्सपेंड किया, कोई स्कीम वगैरह रन करी, उनको ये फायदा हो गया, उनको पैसे की जरूरत थी तो उनको पैसे मिल गए। मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे ये कुछ कुछ बीच में यहाँ पे कूपन मिलते गए। गेटिंग द पॉइंट? ये होता है, इस तरह से आपका जो बॉन्ड होता है वो यहां पर काम करता है। कुछ एक चीजें आपको यहां पे ध्यान से अंडरस्टैंड करनी होंगी। क्या अंडरस्टैंड करना है? सबसे पहली चीज, एक चीज होती है जिसको हम जानते हैं आपकी फेस वैल्यू। ये कई बार इसको हम लोग पार वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार वैल्यू। इन टर्म से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कंसेप्चुअल वर्ड्स हैं, तो इनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। देखो यहां पर ना आपको एक अमाउंट मैंने बताई थी, 100 रुपीज। ये 100 रुपीज क्या है? दरअसल में इसी 100 को हम क्या बोलते हैं? इसी 100 को दोस्तों हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या पार वैल्यू के नाम से। बेसिकली वो जो 100 था ना, 100, वो 100 आपकी फेस या पार वैल्यू है। या फिर आप इसको भी कह सकते हो, कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब मैं था, इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, अमाउंट विच द इन्वेस्टर विल गेट ऑन मैच्योरिटी, कितना मुझे पैसा मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सर पार वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है, ये वाले एग्जांपल के अंदर हमारा जो 100 रुपया है ना, 100 रुपया जो कागज के ऊपर लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू या पार वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज और लिखी हुई थी सर, इसमें 3 साल लिखा हुआ था, 3 ईयर्स। व्हाट इज 3 ईयर्स? इस 3 ईयर को बोलते हैं हम मैच्योरिटी। ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम के लिए है, कितने टाइम के बाद वो पैसा लौटाना है। दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर मैच्योरिटी, कि कब यहाँ पे आपका पैसा जो है वो कब रीपे किया जाएगा। ठीक है, कि कब रीपे किया जाएगा, कितने टाइम के बाद, दैट इज योर मैच्योरिटी। ठीक है, अब ये जो बीच में मिल रहे हैं 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, इनको हम बोलते हैं क्या? दीज आर नोन एज कूपन्स। ठीक है, बेसिकली आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, इनको हम नाम से जानते हैं कूपन्स के नाम से। ये 10 रुपए जो मिले ना, ये सारे हैं हमारे कूपन्स हैं, जिनको हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट के नाम से जानते हैं। सर और भी कुछ पता होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, इश्यूअर तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा ना एक चीज अंडरस्टैंड करना, अब ये तो बेसिक कंसेप्ट हमें समझ आ गया बॉन्ड का। एक चीज आप लोग और समझना है, यहाँ पे कोशिश करना। आप लोगों को मैंने कई बार फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट समझाया है। ठीक है, अब यार कल को ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं कौन था? सर मैंने ये कूपन खरीदा, मुझे किसी ने इशू किया था बॉन्ड, मतलब कंपनी ने या फिर किसी सरकार ने मुझे बॉन्ड इशू किया था। अब मेरे पास ये बॉन्ड है, मैं क्या इस बॉन्ड को आगे किसी को बेच सकता हूं? मतलब मैं क्या आपको बेच सकता हूं? आंसर इज यस, आंसर इज यस, बिल्कुल बेच सकते हो। तो दरअसल में ना उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में मैं डेफिनेटली आगे इसकी ट्रेडिंग कर सकता हूं, मैं आगे किसी को फर्दर आगे बेच सकता हूं। चलो ठीक है, ये बात भी समझ आई। अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल के तौर के ऊपर मान लेते हैं, मतलब टेक्निकली इसमें भी समझा दूंगा, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। मान लेते हैं कुछ ऐसा था, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए ना कोशिश करना चाह रहा हूं, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। एग्जांपल मान के चलो कुछ ऐसा था कि आपने ना आज किसी बॉन्ड के ऊपर लेट से आपने 100 रुपया लगाए थे, या लेट से 80 रुपए लगाए थे।
और आपको मिलने हैं कितने, 100 रुपए मान लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस। मान लो कुछ ऐसा था कि आज आपने 80 रुपए लगाए थे और आपको मेच्योरिटी के ऊपर 100 रुपए मिलने थे, बहुत बढ़िया। अब यार बीच में हो सकता है कि यार, पहली बात तो आप बताओ कि मेरा इंटरेस्ट रेट कितना था यहां से यहां तक, पहले ये बताओ। आप बोलोगे सर 80 रुपए लगाए थे और आपको 100 रुपया मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो कितना इंटरेस्ट मिलना था, एक तरह से आप कह सकते हो कि कितना प्रॉफिट होना था, 20 रुपीज का प्रॉफिट होना था ऑन व्हाट, ऑन 80। तो आप नोटिस कर पाओगे यहां पर आपका नंबर क्या आना था, ये नंबर आना था 25%। आपको 25% बेनिफिट हो रहा था यहाँ पे इस केस के अंदर। अब यार पता क्या हो सकता है, ये जो आपका बॉन्ड, आपका जो आपका 80 रुपीज वाला है, ये ना इसके प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक बात मैं आपको समझाता हूं, होता पता क्या है, दुनिया में ना जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो आप लोग जानते होंगे कि उसका प्राइस हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। एंड लेट अस से अगर किसी चीज की सर डिमांड कम होती है तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में उसका प्राइस भी हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब कई बार पता क्या होता है, लेट अस से कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बहुत सारे लोग अगर मान लो ये चाहें कि यार हमें ये बॉन्ड खरीदना है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये बॉन्ड हमें खरीदना है, तो मुझे बताओ उस केस में क्या होगा। सर बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की डिमांड है इसको खरीदने की, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस बॉन्ड का जो प्राइस है सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो बढ़ जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये जो 80 रुपए आपको दिख रहा है ना, ये 80 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, लेट अस से ये डिमांड बढ़ने की वजह से लेट अस से इसका प्राइस अब 90 हो गया, लेट अस से, ठीक है। अब जब डिमांड बढ़ने की वजह से, पहले कुछ लोगों के दिमाग में आ गया डिमांड क्यों बढ़ रही है, भाई हो सकता है वो कंपनी अच्छा काम कर रही हो सकता है कि लोगों के पास पैसा पड़ा हो और वो चाहते हो किसी चीज के अंदर, ऐसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करना जो कि ये कंपनी ऑफर कर रही हो या सरकार ऑफर कर रही हो, है कि नहीं। तो उस केस में इस बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ने से इस बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। मुझे बताओ अब आपका बॉन्ड यील्ड क्या होगा। देखो यील्ड आपको कुछ नहीं होता कि कितना आपको इंटरेस्ट एक तरह से मिल रहा है। आप मुझे बताओ इस केस में कितना होगा। आप बोलोगे सर मेरे पास जो, मतलब जो सामने वाला बंदा है वो 90 रुपए का खरीद रहा है बॉन्ड और उसको मिलेंगे कितने, 100 रुपए। मेरे वाले केस में क्या था, मेरे पास तो 80 रुपए का था, पर उस डिमांड के बढ़ने की वजह से उस बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया। अब ये बॉन्ड प्राइस हो चुका है 90 और जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो सामने वाले इन्वेस्टर को 100 रुपया मिलेंगे। तो उसकी कमाई कितनी हो रही है, आप बोलोगे सर 100 मिलेंगे 90 रुपए के ऊपर, तो यानी कि इसकी कमाई कितनी हुई, इसकी कमाई कितनी हो जाएगी, यही तो होगा। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल कितना आएगा, ये आएगा 10/9। ये कहीं ना कहीं आपका 100/9 आएगा, जो कि 11.11 होता है आई थिंक, है ना। ठीक है, फर्क समझ आया, कुछ फर्क दिखा, कुछ फर्क दिखा आपको, बिल्कुल दिखा, बिल्कुल दिखा। इसको ठीक कर लेना, ये जो भी आपका आएगा ये 100/9 आएगा ना, 100/9 आएगा, 99 ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये बात समझ आई। अब आप नोटिस करोगे यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड बदलती हुई देखने को मिली। कितना, कहीं ना कहीं एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है। क्यों, ये चेंज कैसे हुई बॉन्ड यील्ड, आप बोलोगे सर बॉन्ड यील्ड इस वजह चेंज हुई क्योंकि बॉन्ड का प्राइस चेंज हो गया, बॉन्ड का प्राइस बढ़ा तो कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड कम होती हुई देखने को मिली है। आप नोटिस कर पाओगे ना, यहां पर पहले वो 25% था, उसके वजह से आपका 11% के आसपास हो चुका है। और होता भी दरअसल में देखो यही है, अगर आप कोई बहुत ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई उनको कम भी पैसा मिलेगा ना, कम इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वहां पर वो काम कर लेंगे, है ना, वो उस चीज से बात खुश हो जाएंगे। तो यही चीज यहां पर है। जब भी आपका क्या होता है, जब भी आपका बॉन्ड, जब भी क्या होता है, जब भी सर हमारा बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है, बॉन्ड की डिमांड बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, बॉन्ड के प्राइस बढ़ने से आपकी जो बॉन्ड की यील्ड है वो हमें नीचे आती हुई देखने को मिल जाती है, जैसा कि इस केस में हमने नोटिस करने को मिला। तो क्लियरली इस एग्जांपल से हमें पता क्या लग गया कि प्राइजेस एंड यील्ड आर इनवर्सली रिलेटेड, आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब ये कि अगर मान लीजिए बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है ना तो बॉन्ड की यील्ड कम होगी, और बॉन्ड का प्राइस नीचे गिरता है तो बॉन्ड की यील्ड ज्यादा हो जाएगी। आप इसका उल्टा भी सोच सकते हो, मान लो क्या होता है, लेट अस से उस बॉन्ड की बिल्कुल डिमांड नहीं है, बिल्कुल डिमांड नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सस्ते में बेच दूंगा अपना बॉन्ड, मान लो 70 रुपए का बेच दूंगा। तो अगर किसी ने 70 में खरीदा और उसको 100 रुपया मिल लेंगे तो डेफिनेटली उसकी बॉन्ड यील्ड काफी ज्यादा आएगी, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बॉन्ड यील्ड
और जो आपका सॉरी बॉन्ड प्राइस और जो बॉन्ड यील्ड है वो इनवर्सली रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड कम होगी, प्राइस कम होगा तो यील्ड बढ़ जाएगी, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखने को मिला। एक और चीज आप रियलाइज करना कि जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं ना, इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके बॉन्ड यील्ड के। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा ना तो बॉन्ड यील्ड भी आपकी ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को यार अच्छा खासा पैसा रिटर्न में चाहिए, है कि नहीं? लोगों को पैसा चाहिए होगा तभी जाके वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। अगर आपको ये रिलेशनशिप याद रहेगा ना कहीं बॉन्ड के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको आंसर हो जाएंगे। आई थिंक इसमें किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। अब बॉन्ड टेक्निकली देखो बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी ना, ये वाला नोटिस करना, जब मैंने आपको ये वाला बात करी थी तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये कूपन 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 10-10 रुपए मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कूपन बॉन्ड, क्योंकि कूपन मिल रहे हैं ना 10-10 रुपए के, इनको हम बोलते हैं कूपन बॉन्ड्स। ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए मेरे पास ये केस आता है, यहां पर मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, यहां पर कोई कूपन नहीं मिल रहा, कोई कूपन नहीं आप नोटिस कर पाओगे, पर यहां पर पता क्या होता है, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से। जीरो कूपन क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ मिला ही नहीं, मतलब कहने का मतलब कूपन वगैरह नहीं मिले ना। यहाँ पे हुआ क्या, जो 100 रुपए वाला था, 100 रुपए क्या था उसकी पार वैल्यू, 100 रुपए वाली चीज मैंने 80 में खरीद ली, इसको हम बोलते हैं इशूड एट अ डिस्काउंट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इशूड एट अ डिस्काउंट। 100 रुपए वाली चीज डिस्काउंट पे बॉन्ड इशूअर ने इशू करी है, इसको बोलते हैं इशूड एट अ डिस्काउंट। आई होप ये जो मुद्दा था आपका बॉन्ड के रिगार्डिंग, ये सारा का सारा मुद्दा आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक मुद्दा सर और न्यूज में चल रहा है बॉन्ड के साथ लिंक्ड ही। क्या है वो मुद्दा जो बॉन्ड के साथ लिंक्ड है? मुझे एक चीज बताओ यार, मुझे एक चीज बताओ। लेट अस से मैंने आपको पैसा उधार पे दिया, ठीक है, अब मान लो मैं आपको पैसा उधार पे दे रहा हूं 1 साल के लिए। एग्जाम्पल समझना, मान लो मैंने आपको पैसा उधार पे दिया 1 साल के लिए, तो ठीक है यार, मैंने 7% इंटरेस्ट रेट पे मैं खुश हो गया कि ठीक है यार पैसा ले जाओ, 7% ब्याज के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मैं आपको 10 साल के लिए पैसा उधार पे दूं, क्या तब भी मैं 7% पे दे दूंगा? द आंसर इज नो। एक्चुअली पता क्या है, 1 साल की बात है ना, और 7% ब्याज मैं इसलिए एग्री कर गया हूं क्योंकि मुझे पता है इसमें रिस्क कुछ खास नहीं है, 1 साल में ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, पर 10 साल के अंदर तो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगी। तो मैं ना यहाँ पे अगर आपको 10 साल के लिए लोन दूंगा तो 7% के नहीं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, हो सकता है 8% या 9% ऐसे कुछ करूं। तो नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है जब आपकी मेच्योरिटी लॉन्ग होती है ना, लॉन्ग मतलब जो लंबे समय के लिए होता है, वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलता है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो देना पड़ता है वो ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा रिस्क भी हमें थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसी तरह से ना हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वहां पर भी हमें सेम चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? देखो यार, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, बॉन्ड क्या था, बॉन्ड इश्यूअर क्या करता है, उसको पैसा रेस करना है, तो पैसा रेस किया शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, मीडियम टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, है ना। तो बॉन्ड इश्यूअर के ऊपर होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेस करना चाह रहा है या कैसे रेस करना चाह रहा है, राइट। अब बॉन्ड अगर हम इसको ईयर के हिसाब से निकालें, मान लो कि कितने सालों के लिए बॉन्ड यहां पर इशू किया गया, तो ये वाले यहां पर जो होंगे, मतलब बेसिकली टेन्योर की बात कर रहा हूं, यहां पे मान लो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इस तरह से मैं प्लॉट कर रहा हूं। एंड इस साइड पता क्या कर रहा हूं, वाई एक्सिस पे उनकी यील्ड प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं? उनकी यील्ड। मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज बोली कि बॉन्ड यील्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट, एंड डेफिनेटली नॉर्मली केस में क्या होना चाहिए, नॉर्मल केस में सर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे आपका आपका मेच्योरिटी पीरियड बढ़ता रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से आपकी यील्ड भी बढ़ती होनी चाहिए। नॉर्मल सिनेरियो यही होता है कि बॉन्ड यील्ड आपकी इस तरह से वर्क करती है, जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, तो डेफिनेटली वहां पर आपको यील्ड भी बढ़ती हुई यहां पे देखने को मिल जाती है। तो ये आपकी नॉर्मल बॉन्ड यील्ड कर्व है। क्या है ये? दिस इज योर नॉर्मल बॉन्ड यील्ड कर्व। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। नॉर्मली कैसा होता है? नॉर्मली ये होता है कि जिन बॉन्ड्स की मेच्योरिटी ज्यादा, उनकी यील्ड भी ज्यादा। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैव अ हायर मेच्योरिटी नॉर्मली एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर हमेशा जिंदगी क्या अच्छी रहती है? देखो यार, अगर तो जिंदगी अच्छी है, मुझे बताओ, अगर
सब बढ़िया चल रहा है, अगर मुझे लगता है यार कंपनियां बढ़िया काम करने वाली हैं, अगर मुझे लगता है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था खूब अच्छी चल रही है, तो मुझे बताओ क्या मैं पैसा लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालूंगा? अगर आपको लगता है यार आने वाले समय के अंदर अर्थव्यवस्था खूब बढ़िया चल रही है, खूब बढ़िया, इकोनॉमी खूब प्रॉस्पर कर रही है, 7%, 8%, 10% की ग्रोथ देश में देखने को मिल रही है, तो क्या आप बताओ, क्या आप एक डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा डालना पसंद करोगे? क्या आप किसी को उधार देना पसंद करोगे? नहीं यार, आप बोलोगे यार लॉन्ग टर्म डेट में क्यों डालना पैसा, एक काम करते हैं हम डालते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा। उस वजह से क्या होगा, अगर इकोनॉमी बढ़िया है, अगर इकोनॉमी मैसिव लेवल के ऊपर अच्छा काम कर रही है, तो लोग कहीं ना कहीं कहाँ अट्रैक्ट होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे आपके स्टॉक्स की तरफ, आपके शेयर्स वगैरह खरीदेंगे, वो इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाएंगे। ठीक है, जब वो कहीं ना कहीं इक्विटी में पैसा लगाएंगे, तो आप नोटिस कर पाओगे जो आपके इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाएंगे ना, तो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होंगे उनके अंदर वो कम पैसा लगाएंगे। मानते हो? लॉन्ग टर्म बॉन्ड में कम पैसा लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो यहां पे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं शेयर्स वगैरह के अंदर, जो शॉर्ट टर्म शेयर्स है खासकर, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर उनका कम पैसा जाएगा। कम पैसा जाने का मतलब क्या सर, जो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड कम हो रही है, लोग उनमें कम पैसा लगा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि उनकी डिमांड कम हो रही है। एंड मुझे बताओ, जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड कम हो रही है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड के प्राइजेस कहां जा रहे हैं? सर उनके प्राइजेस भी तो नीचे जाएंगे। मैंने बताया था जब किसी चीज की डिमांड कम होती है तो भाई उसके प्राइजेस भी नीचे ही जाते हैं। एंड हमने एक चीज पढ़ी थी, जब बॉन्ड प्राइस क्या होता है, बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड प्राइस अगर नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है सर, बॉन्ड यील्ड आपकी ऊपर जा रही है। समझे या नहीं समझे? तो अगर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़िया है, उस केस में पता क्या होता है, उस केस में आपकी बॉन्ड यील्ड कुछ ऐसी हो जाती है, ये और भी स्टीप हो जाती है, और भी स्टीप हो जाती है इस तरह से। ये थी आम जिंदगी ठीक है, ये है मेंटोस जिंदगी, सब बढ़िया चल रहा है, सब दुनिया में सब अच्छा चल रहा है। बात सही है? पर मैंने जैसा कहा, दुनिया में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं चलता, दुनिया में चीजें खराब भी तो हो सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ी खराब कर देते हैं फिर। ठीक है, थोड़ी खराब करते हैं। क्या हो सकता है खराब सिचुएशन में? मुझे एक चीज बताओ। सेम वही चीज, मान लो ये है आपका टाइम, ये है आपका यील्ड। अगर मान लो दुनिया को ऐसा लगे, अगर मान लो दुनिया को ऐसा लगे यार अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, इकोनॉमी में डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, नौकरियां रहेंगी नहीं रहेंगी, है ना, तो लोग क्या करेंगे, लोग डरेंगे। डरेंगे किससे? डरेंगे किससे? भाई लोग शेयर्स में पैसा कम डालेंगे। क्यों कम डालेंगे भाई? अरे यार शेयर जो होते हैं ना, रिस्की होते हैं बहुत ज्यादा। अगर तो अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है तो खूब ऊपर जाएंगे, अगर अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है तो शेयर्स भाई नीचे चले जाएंगे, है ना, शेयर कहीं ना कहीं नीचे चले जाएंगे। तो लोग जब इकोनॉमी हमारी जब खराब होती है ना, तो उस केस में क्या करते हैं, इकोनॉमी खराब होने के समय लोग जो ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, या शॉर्ट टर्म आपके जो रिस्की एसेट, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स वगैरह हो गया, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म आपके स्टॉक मार्केट या रिस्की एसेट्स जो हो गया, इनमें लोग पैसा कम डालते हैं, क्योंकि उनको पता है अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, अब यहां पर शॉर्ट टर्म रिस्की इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। कहां डालेंगे? अगर इधर पैसा नहीं डालेंगे, वो थोड़ा सा बॉन्ड्स की तरफ ज्यादा जाएंगे। देखो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक तरह का उधार है ना, वो डेट है, उनको पता है कि यार इस तरह से पेमेंट आएगी, जैसे कूपन आते हैं वैसे पैसे पेमेंट आती रहेंगी। स्टॉक्स का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो लोग यहां पे पैसा कम डालेंगे, एंड आपके जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनमें पैसा ज्यादा डालेंगे। हाँ ठीक है, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड में जब ज्यादा पैसा डालेंगे, इसका मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी तो सर उनका प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस भी बढ़ेगा तो क्या हो सकता है सर, उसकी जो यील्ड है ना, यील्ड, वो यील्ड कम होने लग जाएगी, यील्ड उनकी कम होने लग जाएगी। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, अगर मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये नॉर्मल कर्व है इस तरह से, ये नॉर्मल ऐसे होता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स आर मोर एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड, और एक होता है स्टीप, स्टीप में क्या होता है, इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है, पर अगर इकोनॉमी खराब करने लग जाए ना, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपकी जो बॉन्ड यील्ड है वो फ्लैट हो जाती है। फ्लैट का मतलब यही है कि भाई आप जैसे मर्जी कंपैरिजन करो, शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड का या लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड का, वो सेम है। ये होता है फ्लैट, ये एक ना इंटरमीडिएट स्टेज होती है। एंड अगर दोस्तों ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाए, इसको हम बोलते हैं यील्ड इन्वर्जन। अब नोटिस कर पा रहे हो इन्वर्जन में क्या दिख रहा है? सर इन्वर्जन में ना, अगर हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड की बात करें,
वो कम है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड। समझ पा रहे हो? यील्ड इन्वर्जन में क्या हुआ? यील्ड इन्वर्जन में क्या हुआ दोस्तों? यील्ड इन्वर्जन में लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स are lower as compared to short term bond yields। और दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब ये सिनेरियो आ जाए कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स आपकी लो हो चुकी हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर सब कुछ खराब चल रहा है एंड इट एक्ट्स एज अ साइन ऑफ रिसेशन। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा गया कि जब रिसेशन आना होता है ना, तो उस समय के ऊपर आपको बॉन्ड यील्ड इन्वर्टेड देखने को मिल जाती हैं। ये अपने आप में काफी खतरनाक चीज होती है। आई होप ये जो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ आया होगा। अब पिछले कुछ दिनों में ना आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में आ रहे थे, उनके अंदर बार बार चर्चा हो रही थी बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड। जैसे पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने नोटिस किया होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स है, मतलब ये सब जो कहीं ना कहीं वो नीचे बंद हुए हैं, एंड उसमें कहीं ना कहीं बात करी जा रही है बॉन्ड यील्ड के साथ। अब अंडरस्टैंड करना, देखो समझ हमने लिया, समझा मैंने अच्छे से दिया आपको कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है। अब थोड़ा टेक्स्ट भी पढ़ो। मैं रीजन पता क्या कह रहा हूँ टेक्स्ट पढ़ने का? बिकॉज एग्जाम में भाई टेक्स्ट आएगा, आपको समझ आ जाएगा कि यार ये बढ़ गया वो बढ़ गया, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, इट इज गुड यू अंडरस्टैंड, पर इनको ना इंग्लिश में पढ़ना भी सीखो। ठीक है, डरना नहीं है इनको। देखो अब अंडरस्टैंड करना, एक एक लाइन साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? मैं थोड़ा, मुझे पता है बच्चों वाली अप्रोच अडॉप्ट कर रहा हूं, बट इट इज इंपॉर्टेंट ताकि आपको इकोनॉमी टफ कभी ना लगे। इकोनॉमी टफ है भी नहीं यार, सच में बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ते हो। ध्यान से अंडरस्टैंड करो। बॉन्ड यील्ड रेफर्स टू रिटर्न, रिटर्न, हाँ देखा था, यस। एन इन्वेस्टर अर्न्स फ्रॉम होल्डिंग अ बॉन्ड अंटिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी देखा था कि मान लो आप उसको 3 साल का अगर मैच्योरिटी थी, तो वहां तक आप उसको अगर आप होल्ड करते हो तो कितना आपका पैसा बनता है, कितना आप कहीं ना कहीं रिटर्न आपको मिलता है। ये आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल होता है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा था तो बॉन्ड यील्ड ज्यादा थी। आपकी मार्केट डिमांड के ऊपर मैंने बिल्कुल बताया, मार्केट अच्छी चलेगी तो बॉन्ड यील्ड चेंजेस आते हैं, एंड सेम इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ। तो आप नोटिस कर पाओगे नॉर्मल आपकी बॉन्ड यील्ड कुछ ऐसे होती है, देखा था ना? ये है आपका मैच्योरिटी, ये है आपका बॉन्ड यील्ड। मतलब तो होता क्या है, अगर लंबे समय के लिए आप किसी चीज को होल्ड करते हो तो वहां पर आपको यील्ड ज्यादा देखने को मिलती है। ये देखो ना, यहाँ पे ज्यादा है, ये होती है फ्लैट। पर ये आपका एक गड़बड़ सिचुएशन आती है जहां पे हम इसको बोलते हैं यील्ड इन्वर्ट होना। यहां पर क्या होता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड आर लोअर एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? यील्ड का मैंने आपको बता दिया, यहां पर बॉन्ड यील्ड का मैच्योरिटी पीरियड के साथ यहां पे लिंकेज होता है। मैच्योरिटी मतलब कितना टाइम है, लंबा है, शॉर्ट, छोटा है, वो सब। नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल यील्ड कर्व क्या दिखाती है? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैव हायर यील्ड देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, इंडिकेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो में यही होता है। इन्वर्टेड में क्या होता है, लॉन्ग टर्म यील्ड आर लोअर देन शॉर्ट टर्म यील्ड, एंड ये कहीं ना कहीं रिसेशन को दिखाती है। बिल्कुल, ये भी अंडरस्टैंड किया। और फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड सिमिलर होती हैं। इससे भी तो थोड़ा डाउट रहता है कि पता नहीं इकोनॉमी के साथ क्या होगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? बाकी मैंने आपको बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड का रिश्ता भी बताया। व्हेन बॉन्ड प्राइस फॉल यील्ड राइज, है ना, इनवर्स रिलेशनशिप था। और क्या पढ़ा? व्हेन बॉन्ड प्राइस राइज यील्ड फॉल। बाकी आप नोटिस कर पाओगे बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। बॉन्ड यील्ड में क्या होता है, एक इन्वेस्टर को रिटर्न कितना मिलेगा, कहीं ना कहीं एक बॉन्ड को होल्ड करने के कॉरस्पॉन्डिंग वो होता है बॉन्ड यील्ड। यहाँ पर आपको कूपन पेमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये इन्वेस्टली रिलेटेड होता है टू द बॉन्ड प्राइसेस। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी आप जब लोन वगैरह देते हो या लेते हो तो जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो आपका इंटरेस्ट रेट हुआ, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे, क्या आरबीआई कुछ बॉन्ड यील्ड को मैनेज कर सकता है? बताओ क्या कर सकता है आरबीआई? आंसर इज यस। आप लोगों को मैंने कई बार ओपन मार्केट ऑपरेशन सिखाए हुए हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है सर, या तो बॉन्ड को सेल करता है या बॉन्ड को खरीदता है। करता है या नहीं करता? याद करो भाई, याद करो, क्या कर रहे हो भाई, सुनो इधर। आरबीआई क्या करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर? या तो मतलब मान लो मार्केट है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट है, लोग है, जो भी आप कहना चाहते हो, मान लो इन्वेस्टर्स है, जो भी है, ठीक है। अब एक तो हो सकता है आरबीआई बाय करे। क्या बाय करे? आरबीआई जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करता है। आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बाय करता है तो बदले में क्या जाएगा? बदले में जाएगा सर पैसा ही पैसा। तो मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, उससे कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगी। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करो, जब आरबीआई बाय करेगा ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, कहीं ना कहीं बैंक और इन्वेस्टर से बाय ऑक्शन,
तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बॉन्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी, जिससे कहीं ना कहीं आप बढ़ती हुई यील्ड को आप कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे हुआ? क्योंकि देखो लोगों के हाथ में अब पैसा आ गया, लोग कहीं ना कहीं बॉन्ड्स में इसको डालने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। आरबीआई ने जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर ली बैंक और इन्वेस्टर से, तो उस समय कहीं ना कहीं, या ऐसा छोड़ो, इसको ऐसे ऐसे अंडरस्टैंड करो, पहले मार्केट में बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है इसको। पहले मार्केट में बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, आरबीआई ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली। क्या अब मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो सप्लाई है, जो बॉन्ड की सप्लाई है, क्या वो कम नहीं होगी? क्योंकि आरबीआई ने खरीद लिया ना, अब सप्लाई कम हो चुकी है, डिमांड इतनी ही है, पर आरबीआई ने सप्लाई कम कर दी। जब डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सर, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसके प्राइस ज्यादा होते हैं, एंड जिसके प्राइस ज्यादा होते हैं उसकी यील्ड कम होती है। तो यहां पर भी यही करता है ओएमओ के थ्रू ना, जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता है, तो उस केस में बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है, एंड इससे कहीं ना कहीं जो यील्ड है वो बढ़ती नहीं है, उनको बढ़ने से रोक लेता है आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और क्या हमें पता होना चाहिए? आरबीआई डिसाइड करता है कितना ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है। इसके अलावा भी आरबीआई ना कई बार ऑपरेशन ट्विस्ट किया हुआ है, पास में ये चीज करी हुई है आरबीआई ने। इसके माध्यम से पता क्या करेगा, आरबीआई कई बार ऐसा करता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीदता है। अंडरस्टैंड करना, अगर आरबीआई ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को बाय कर लिया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदने से क्या हुआ सर, आरबीआई ने खरीद लिए, कहीं ना कहीं इससे जो आपकी डिमांड थी वो तो ज्यादा ही थी, और उसकी सप्लाई अब कम हो चुकी है ना। डिमांड आपकी ज्यादा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की, सप्लाई लॉन्ग टर्म डिमांड्स की कम है। उस केस में क्या होगा, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, मतलब उसका प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा, यील्ड कम रहेगी। यील्ड आपकी यहां पे आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, यहां पर आपकी लॉन्ग टर्म यील्ड आपकी कम रहेगी, ताकि उसको भी स्टेबलाइज रखना है ना, तो उसको इंश्योर करने में यहां पे हमारी मदद करता है, ठीक है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी हो, पैसा बहुत ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को सेल कर देगा। शॉर्ट टर्म बॉन्ड सेल करेगा तो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी थी उसको सक कर लेगा आरबीआई। तो जब इस तरह से साइमल्टेनियसली ये चीज होती है ना, कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को हम बाय कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को सेल कर रहे हैं, तो उससे ऑपरेशन ट्विस्ट यहां पे कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों न्यूज़ की, तो मार्केट में जो सिचुएशन है वो थोड़ी खराब हो रखी है पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉन्ड्स वगैरह का भी ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था पहला मुद्दा जो हमें डिस्कस करना था। आई होप आपको जो बॉन्ड का मुद्दा है ना वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये बात तो हमें समझ आई। अब आपको एक मुद्दा आपको और अंडरस्टैंड करना है, वो क्या है दोस्तों, वो क्या है? तो जो दूसरा मुद्दा हमें डिस्कस करना है ना, वो दरअसल में डिस्कस करना है हमारे न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में। किसके बारे में? न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ना, तो भारत में एक इनकम टैक्स एक्ट है। कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट। ये दरअसल में 1961 का एक्ट है। अब ये इतने लंबे समय से चेंज नहीं हुआ, इसमें अमेंडमेंट्स, मतलब एक नया बिल यहाँ पे नहीं आया। अमेंडमेंट्स तो हुए हैं मतलब समय समय के ऊपर, पर आप नोटिस कर पाओगे कि इतना पुराना एक हमारे पास एक्ट है। तो हमें ना, हमने क्यों सोचा कि यार क्यों ना इसकी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको कम करें, क्योंकि यार देखो समस्याएं बहुत सारी आती हैं। कैसी समस्याएं? कोई चीज इतनी पुरानी है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल हो रखी होती है, तो उससे हमारे इन्वेस्टर्स को भी, उससे हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे सैलरीड क्लास के जो लोग हैं, इनको बहुत सारे इश्यूज फेस होते हैं। अब ये इश्यूज फेस ना हो, कहीं ना कहीं उसके लिए जरूरत थी एक नए इनकम टैक्स बिल की, एंड वही जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स बिल यहाँ पे लेकर आई है। अब आप पूछोगे सर इसमें ऐसा क्या खास है इस पर्टिकुलर इनकम टैक्स बिल के अंदर? मैं आपको बताता हूं, कुछ एक चीजें आपको जो पता होनी चाहिए। देखो एक तो ना यहाँ पर आपको टैक्स पेयर चार्टर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस अच्छे से पढ़ा है, वहां पर सिटीजन चार्टर की बात होती है। सिटीजन चार्टर क्या होता है कि जो नागरिक है उसकी क्या, उसकी क्या उसके राइट्स हैं, उसके हक क्या हैं और उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो सब उसमें हाईलाइटेड होता है। तो यहाँ पर भी ना हम टैक्स पेयर चार्टर की हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स बिल के अंदर। यहाँ पर भी एक टैक्स पेयर के क्या उसके राइट हैं, क्या उसके अधिकार हैं, एंड क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इन केस ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल। चलो बढ़िया है, ये बात तो समझ आई। और क्या होता है देखो, क्या कभी आप लोगों ने इनकम टैक्स पे किया है? मुझे पता है कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा। तो एक्चुअल में ना, अभी तक ना आपका जो, अगर आप पे करने जाते उसमें दो टर्म्स आपको देखने को मिलती थी।
एक टर्म होती थी आपकी प्रीवियस ईयर, एक होती थी आपकी असेसमेंट ईयर, जिसको AY बोलते थे कई बार। ठीक है, अब इसमें भी ना बड़ी समस्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या चलता है, फाइनेंशियल ईयर जानते हो, जैसे अभी हम फरवरी में खड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि पहले ऐसा था कि मान लो मैंने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, अब इसमें मैंने कुछ पैसा अर्न किया होगा, कुछ मेरी इनकम होगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, बिल्कुल होगी। अब होता पता क्या था, ये कहाँ मैंने अर्न किया, 24-25 के बीच में ना। तो जब आप इनकम टैक्स पे करते थे ना, उसमें 2 कॉलम्स आते थे। एक होता था प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर दरअसल में इसी को बोलते थे, जिस साल आपकी कमाई हुई है 2024-25, तो ये आपका प्रीवियस ईयर कहलाता था। पर भाई आप इसका टैक्स कब पे करोगे, जब ये टाइम खत्म होगा 31 मार्च के बाद। तो दरअसल में ना असेसमेंट ईयर में आता था 2025-26। ये हमने कहा यार ये क्या कंफ्यूजन लगा रखी है, मैं टैक्स अब पे कर रहा हूं तो उसको असेसमेंट ईयर में डालना है, पिछले साल को मतलब जब मैंने कमाई करी उसको प्रीवियस ईयर लिख रहे हो। दुनिया भर में ये नोटेशंस नहीं चलती, दुनिया भर में चीजें काफी सिंपल है, और दुनिया भर में बात होती है इसकी जगह एक सिंगल चीज की, दैट इज योर एक वर्ड विच इज नोन एज टैक्स ईयर। भाई ये सब छोड़ो, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एक सिंपल एक शब्द इस्तेमाल करो, टैक्स ईयर, बात खत्म। किस साल का टैक्स देना है आपने, 24-25 का टैक्स देना है, बात खत्म। ये इतने सारे टर्म चाहिए ही नहीं अपने को, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं, एक सिंगल टर्म है, टर्म टैक्स ईयर। किस साल का टैक्स भरना है, 24-25 का भरना है, लो बात खत्म करो। ठीक है, ठीक है, तो ये एक चीजें हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टैक्स ईयर को आप ध्यान में रखना कि ये कैसे, ये टैक्स ईयर का मतलब क्या होता है, जिस साल का आपका इनकम था ना उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, और क्या बातें हुई हैं इसके अंदर, देखो और आप नोटिस कर पाओगे ना, जब आप टैक्स पे करने लगते हो तो और भी समस्याएं आती हैं, कई बार आपको कैलकुलेशंस वगैरह करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो दरअसल में ना आपका जो यहाँ पर आपका जो न्यू इनकम टैक्स बिल है, इसमें टेबल्स हो गया, इसमें चार्ट्स हो गया, है ना, इसमें और जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो सब आपको और भी बेहतर ढंग से करके बताई गई हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं लगता, समझ नहीं आता कि यार ये आइटम को कहाँ पे क्लासीफाई करूं, इसको कैसे क्लासीफाई करूं। तो यहाँ पर आपके टेबल्स, आपके फॉर्मूलाज, यहाँ पे सारे सारे एग्जांपल्स वगैरह बहुत सारे दिए हुए हैं जो आपको मदद करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर अच्छा इतना सब कुछ दे रखा है, फिर तो ये टैक्स जो बिल है ये बहुत लंबा बन गया होगा। नहीं देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम बात करें ना दोस्तों, अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे, इस बिल को आप पिछले वाले बिल के साथ कंपैरिजन करोगे, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि पिछले वाला जो बिल था वो लगभग 823 पेजेस का था, पर ये वाला जो बिल है ये लगभग आपको 622 पेजेस के आसपास का देखने को मिल जाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे जो नया बिल है ना वो छोटा बिल है, और हर चीज को आपको एक स्ट्रीमलाइन के मैनर के अंदर यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, जो अननेसेसरी चीजें थी, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे 1961 का बिल है, एक्ट है, तो 60 साल 65 साल लगभग हो चुके हैं, है ना। इतने लंबे टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें बदलाव आ चुकी हैं। हम कहीं ना कहीं अब तो यार कहाँ पे आ चुके हैं हम, यार LPG रिफॉर्म्स हो गए हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। वहां पर इस तरह की समस्याएं आएंगी तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी। ठीक है, तो हमने यहीं पे यहाँ पे कोशिश करने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग जो चीजें होती हैं, कई बार उसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन आती है, तो वो सब कंफ्यूजन भी यहाँ पे इसमें दूर करने की कोशिश करी गई है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी हैव ब्रॉट यूजिंग इनकम टैक्स बिल, द न्यू इनकम टैक्स बिल, ताकि ये चीजें आसान करी जा पाए। ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इतने ज्यादा रेगुलेशंस हो गया, इनको हम कहीं ना कहीं कम करके यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस बनाएं। दैट इज द फोकस ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल। आई होप ये बात आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग बिटकॉइंस। आप इसको पढ़िएगा एंड मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपका एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस, जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज्ड बाय व्हाट। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। लास्ट वीक दोस्तों मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक होमवर्क दिया था मैंने आपको विद रिगार्ड्स टू टीजर लोन्स। क्या आप लोग टीजर लोन्स का मतलब समझते हो? अरे टीजर लोन का नहीं समझते, टीजर का मतलब समझते हो? टीजर, टीजर क्या होता है? जब आपका मूवी का ट्रेलर आता है उससे पहले एक टीजर आता है। टीजर क्या करता है, आपको एक्साइट करता है, यार कुछ शानदार होने वाला है इस मूवी के अंदर। करता है नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो टीजर लोन भी कुछ ऐसा ही है, आपको ना एक्साइट किया जाता है कि भाई लोन ले लो। क्यों लोन ले ले? लोन इसलिए ले लो क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बड़े सस्ते हैं। तो आपको ना एक्साइट किया गया कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ही सस्ते हैं, ले लो। पर कुछ समय के बाद ना इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहते हैं। ये होता है टीजर लोन में, मतलब शुरुआत में इंटरेस्ट रेट बड़ा ही कम होगा, आगे जाके जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इनका नाम दिया जाता है टीजर लोन का। अब आप नोटिस कर पाओगे, जैसे पहली स्टेटमेंट है, टीजर लोन कह रहा है कि एक सब प्राइम लैंडिंग का एस्पेक्ट माने जाते हैं
एंड बैंक्स को कहीं ना कहीं इससे रिस्क हो सकता है? आंसर इज यस। देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, रिस्क किस सेंस में हो सकता है, क्योंकि अचानक से क्या होता है इसमें इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड कहीं ना कहीं फिर डिफॉल्ट होने के खतरे भी आप नोटिस कर पाओगे। बाकी इसके अलावा टीजर लोन जो जनरली ऑफर किए जाते हैं वो आपके एंटरप्रेन्योर्स हो गया, न्यू होम कमर्स हो गया, ठीक है, न्यू होमर्स हो गया, कहीं ना कहीं इनको ज्यादा दिए जाते हैं। तो ये जो बात कह रहा है कि इनएक्सपीरियंस लोगों को दिए जाते हैं, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सेकंड आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए वन ओनली विल बी द राइट आंसर। बाकी और चीजें भी आप पढ़ सकते हो, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपको लोअर इंटरेस्ट रेट होता है पर आगे जाके वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये ना है ना लो इंट्रोडक्टरी रेट, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको टीजर लोन के बारे में पता होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था, आरबीआई रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, इसमें से किस कंसर्न के अंदर? देखो यार हमने पढ़ा है आरबीआई एक्ट्स द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, तो उसमें सब चीजें आ जाएंगी, आपका एसेट्स की लिक्विडिटी आ जाएगी, ब्रांच एक्सपेंशन भी आ जाएगा, मर्जर ऑफ बैंक्स भी आ जाएगा, आपका बाइंडिंग ऑफ बैंक्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3 एंड 4 सारे के सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जो आंसर के लिए पूछे हैं उनको आप मुझे आंसर बता दीजिएगा। ये चारों ऑप्शंस की मैंने क्लासिफिकेशन जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी आपके लिए दे दी है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हुई तो आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे मिल जाएगी। थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया बट आई थिंक इट वॉज इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने एग्जाम के अंदर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए उसको कभी गलत ना करें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।